नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड पे। तो साथियों, आप सबकी सीटेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। सीटेट के अंतर्गत ईवीएस में मैंने एनसीईआरटी क्लास 3rd to 5th बुक एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ करवा दिया है। अब मैं वन लाइनर प्रश्न करवा रहा हूँ जो कि सीटेट में अभी तक बार बार पेपर में पूछे गए हैं। तो 8 से 10 वीडियो में मैं वन लाइनर ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद आप लोगों की प्रीवियस ईयर पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दूंगा। तो अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो सीटेट में ईवीएस में आपको 30 में से 28-29 नंबर से कम नहीं आएगा। आप आसानी से 29 से 30 नंबर ईवीएस में ला लेंगे। एक नंबर मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि एक ना क्वेश्चन कहीं आउट ऑफ सिलेबस से ही पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, उसके चक्कर में ना पड़िए। बाकी जहाँ से अदर प्रश्न बनते हैं उसकी भी 1-2 वीडियो में करवा दूंगा, तो भी आप लोग का कवर हो जाएगा। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कर्णम मल्लेश्वरी। यहाँ से हर बार प्रश्न बनते हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है एक वेट लिफ्टर हैं। क्या है? एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा जो थे पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वह एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। कर्डम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। तो यहाँ से जो माइंड बनते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पिता पुलिस में हवलदार थे। जब ये 12 साल की ही थी तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वो एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं? तो 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें भी हैं और जो भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। तो यहाँ से पेपर में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब हम अगला पॉइंट है, उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं, यहाँ इसे ये फूलों की घाटी कहते हैं। तो फूलों की घाटी से भी प्रश्न बन चुका है पेपर में। उत्तरांचल के पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं, वह फूलों की घाटी कहलाती है। ये फूल जो होते हैं साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। मधुबनी लोक चित्रकला का बहुत पुराना रूप है। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है जो त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर होता है। तो मधुबनी लोक में एक चित्रकला का बहुत पुराना रूप होता है। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला भी है जो त्योहार और खुशी के मौक़ों पर वहाँ पर दीवारों और आंगन पर चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र जो होता है पिसे हुए चावल के घोल और रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। मधुबनी लोक चित्रकला में प्रयोग किए जाने वाले रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, फूल, पंछी, मछलियाँ या अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि हमारे दैनिक जीवन में फूलों का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से है। फूलों को खाया भी जा सकता है, बहुत से फूलों की सब्जी भी बनती है। तभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। स्टार, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए इसमें, क्योंकि यहाँ से हर बार आपको 1 नंबर का प्रश्न मिल जाएगा। प्रश्न कैसे मिलता है? उत्तर प्रदेश में कौन से फूलों की सब्जी खाई जाती है? तो कचनार के फूलों की सब्जी, पहला पॉइंट ये हो गया। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। और केले के फूलों की सब्जी कहाँ होती है? तो केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। तो जब भी आपसे यहाँ पे आप लोग डाउट में आ जाते हैं, जब भी आपको कचनार के फूलों की सब्जी की बात की जाए उत्तर प्रदेश होगा, वहीं जब केले के फूलों की सब्जी बनाई जाए तो केरल होगा, वहीं सहजन के फूल के पकौड़े की बात की जाए तो महाराष्ट्र हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। वहीं कुछ फूलों की सूखी सब्जी भी बनती है, जैसे सालन, तरीदार सब्जी और चटनी बनाई जाती है। फूलों का इस्तेमाल बहुत सी दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। तो फूलों का इस्तेमाल जो होता है बहुत सी दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। बहुत से फूल जैसे कि गुलदावरी, जीनिया से रंग बनाए जाते हैं। इन रंगों का इस्तेमाल कपड़ों में रंगने में भी किया जाता है। तो फूलों से बहुत से फूलों से जैसे गुलदावरी हो गया, जीनिया हो गया, रंग बनाए जाते हैं। इन रंगों का इस्तेमाल कपड़ों को रंगने में भी किया जाता है। अगला पॉइंट है, गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, इसमें कुछ बूंदें नींबू की डालो। सर्दियों में इसका इस्तेमाल अपनी त्वचा पर करें। इसके इस्तेमाल से आपकी त्वचा फटती और सूखती नहीं है।
तो यहाँ से जो मेन पॉइंट बनता है कि गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लीजिए, इसमें कुछ बूंदे नींबू की डालिए, सर्दी में इसका इस्तेमाल अपनी त्वचा पर करें। इसके इस्तेमाल से आपकी त्वचा कभी फटेगी नहीं, ना ही सूखती है। अगला प्रश्न है इत्र की नगरी। यहाँ से भी 1 नंबर का प्रश्न आपको कई बार पेपर में मिला होगा कि इत्र एक छोटी सी शीशी में बहुत सारे फूलों से बनते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। तो इत्र की नगरी किसे कहते हैं? कन्नौज जिले को कहते हैं। यहाँ पर इत्र बनाए जाते हैं। इत्र बनाने के लिए पास के इलाकों से ट्रकों से भर भर कर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में जो कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं उन्हें हम लोग पराग कहते हैं। तो पंखुड़ियों के अंदर जो फूल के बीच में जो कुछ पतली पतली पाउडर जैसी रचनाएं आपको दिखाई देती हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि गांव में फर्श की लिपाई गाय के गोबर और मिट्टी के मिश्रण से की जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में जो महिलाएं हैं वह आंगन या घर के बाहर की लिपाई जो होती है, गांव में फर्श की लिपाई जिसको हम लोग कहते हैं, गाय के गोबर और मिट्टी से करते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? कभी आप लोगों ने सोचा है? इससे कीड़ा नहीं लगता है। इससे कीड़ा नहीं लगता है और नीम और कीकर की लकड़ियाँ दीमक से लकड़ी को नुकसान पहुँचने से रोकती हैं। और नीम और कीकर की लकड़ियाँ जो होती हैं दीमक से लकड़ी को नुकसान पहुँचने से रोकती हैं। लोग नदी के पानी का इस्तेमाल बहुत से कामों के लिए करते हैं। तो जो लोग होते हैं वह नदी के पानी का इस्तेमाल बहुत से कामों के लिए करते हैं, जैसे कपड़े धोने, जानवरों को नहलाने और बर्तन साफ करने के लिए। इस प्रकार की गतिविधियां पानी को गंदा करती हैं। वहीं नदियों का पानी बदलता रहता है। तो नदियों का पानी बदलता रहता है क्योंकि कई जगहों पर बहता है। तालाबों व झीलों व पानी भी इन्हीं कारणों से गंदा रहता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो पानी में आसानी से घुल जाती हैं, इनमें से कुछ हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं। इसलिए आवश्यक है कि हमें पीने से पहले पानी को साफ करें। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि पानी को आप लोग उबाल कर पीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पौधों के साथ साथ खरपतवार भी निकल आते हैं। तो पौधों के साथ साथ खरपतवार भी निकल आते हैं। खरपतवार खेत या बगीचे में अपने आप उग जाते हैं, इन्हें उगाया नहीं जाता। खरपतवार को निकालना जरूरी है ताकि सारा खाद पानी खरपतवार न लें। अगर खरपतवार ज़्यादा हुए तो पौधे स्वस्थ नहीं होंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा घर के आसपास खरपतवार वगैरह निकल आते हैं अपने आप, बरसात में या पानी में, या वैसे भी निकलता रहता है। तो खरपतवार जो होते हैं खेत या बगीचे में अपने आप उग जाते हैं, इन्हें उगाया नहीं जाता है। तो खरपतवार को निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी जो होगा खेत में वही लग जाएगा, पेड़ आपका कमज़ोर हो जाएगा और फसल कम होगी। इसलिए खरपतवार को निकालना ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट बनता है यहाँ से कि प्याज की फसल में प्याज के बीज, प्याज बोने का तरीका कैसे बोते हैं, कैसे काटते हैं, आइए देखते हैं। तो प्याज की फसल में प्याज के बीज बोए जाने के 20 दिन बाद अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। जब पत्तियां पीली होने और सूखने लगती हैं तो प्याज निकालने के लिए तैयार हो जाती हैं। प्याज की फसल में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार की बात करते हैं। तो पहला औजार होता है खूंटी। खूंटी जो होती है लोहे की छड़ होती है। इसका इस्तेमाल मिट्टी को खोदने व ढीला करने व नरम बनाने के लिए किया जाता है। तो खूंटी जो होती है वह लोहे की छड़ का इस्तेमाल मिट्टी को खोदने, ढीला करने व नरम बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इल्गे क्या होता है? तो इल्गे जो होता है, इल्गे का इस्तेमाल प्याज के ऊपर से सूखी हुई पत्तियों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो इल्गे का इस्तेमाल प्याज के ऊपर से सूखी हुई पत्तियों को अलग करने के लिए किया जाता है। कुर्गे क्या होता है? हल जैसा दिखने वाला होता है। कुर्गे जो होता है वह हल जैसा दिखने वाला होता है। अगला पॉइंट यहाँ से बनता है कि गिजू भाई बधेका जो थे वह गुजरात में रहते थे। तो गिजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी। तो उन्होंने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। तो पक्षी जो होते हैं वह केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों में बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़ देते हैं। तो पक्षी केवल घोंसला क्यों बनाते हैं? केवल अंडे देने के लिए बनाते हैं। जैसे ही अंडे बड़े हो जाते हैं, अंडे से बच्चे निकल आते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। कोयल जो होती हैं वह मीठा गाती हैं। तो कोयल जो होती हैं मीठा गाती हैं, वो अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती। वह कौवे के घोंसले में अंडे देती हैं। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है।
तो कोयल मीठा गाती है, वह अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती और कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। कौवा जो होता है वह पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। तो कौवा जो होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता जो होता है पक्षी होता है वह कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। गौरैया जो होती है हमारे घर या आसपास दिखाई देती है, वह कहीं भी घोंसला बना देती है, अलमारी के आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में। कबूतर भी अपना घोंसला ऐसे ही स्थान पर बनाते हैं, लेकिन आमतौर पर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडहरों में बनाते हैं जहाँ लोग नहीं रहते हैं। बसंत गौरी पक्षी के बारे में बात करें तो बसंत गौरी को गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ लगाते हुए सुना जाता है। यह अपना घोंसला पेड़ के तने में छेद करके बनाती हैं। दार्जिलिंग चिड़िया जो होती है अपनी नुकीली चोंच का इस्तेमाल कर झाड़ी की दो पत्तियों को एक साथ सीने के लिए करती हैं और उसके बीच में बनी थैली में अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही इसका घोंसला होता है। तो दार्जिलिंग चिड़िया जो होती हैं वह अपनी नुकीली चोंच का इस्तेमाल झाड़ी को दो पत्तियों के साथ एक साथ सीने के लिए करती है और उसके बीच में बनी थैली में अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही इसका घोंसला होता है। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पे लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। तो शकरखोरा जो होते हैं वह किसी भी पेड़ की झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े चीथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ से बनता है कि नर बीबर जो होते हैं और बुनकर पक्षी खूबसूरती से बुने हुए घोंसले बनाता है। मादा बीबर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उन्हें सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। तो नर बीबर बुनकर पक्षी खूबसूरती से बुने हुए घोंसले बनाता है और मादा बीबर जो पक्षी होती है वह उन घोंसलों को देखती है, उनमें से सबसे अच्छा जो लगता है उसी के साथ वह अंडे देती है। पक्षियों के बहुत से दुश्मन होते हैं, मनुष्य और जानवर भी। कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहे आदि मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। तो पक्षियों के बहुत से दुश्मन होते हैं, मनुष्य और जानवर भी। कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहे आदि मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि गाय के आगे के दांत छोटे छोटे होते हैं जिससे वह पत्तों को काटती हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। तो गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जिनसे वह पत्तों को काटती है। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। वहीं बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। तो बिल्ली के दांत जो होते हैं वो नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। तो सांप के दांत होते तो नुकीले हैं पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता है और निगलता है। ठीक, चलिए। गिलहरी के दांत जो होते हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं। इन्हें चीज़ों को दांतों से काटना और कुतरना पड़ता है ताकि इनमें दांत घिसते हैं। पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। नल्ला मड़ा आंध्र प्रदेश में है, बाजार गांव महाराष्ट्र में है, कपरेट मुंबई में है। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। इन्हें चीज़ों को दांतों से काटना और कुतरना पड़ता है ताकि इनके दांत घिसते रहें। पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। नल्ला मड़ा आंध्र प्रदेश में है, बाजार गांव महाराष्ट्र में है, कपरेट मुंबई में है। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही वन लाइनर सेशन को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तथा आप इसकी नोट्स और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग वहाँ पर जुड़ जाइए। वहीं पर आपको क्लासेस की नोट्स और PDF प्रोवाइड की जाती हैं। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।